दोस्तों, आप सभी को मेरा आदाब और नमस्कार। मैं मुश्ताक अहमद आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं बहुत सारे रूलर्स के बारे में बताता हूं कि उन्होंने किस तरीके से शासन किया, उनकी नीतियों से कैसे आज हम प्रभावित होते हैं और कैसे उन्होंने उस समय के हिसाब से काम किया जिसको आज हम गलत या सही कहते हैं। आपको पता होगा कि इतिहास के इंटरप्रिटेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं कि लोग एक ही बात को सही बताते हैं, कुछ लोग उसको गलत बताते हैं। और एक खास बात यह है कि इतिहास ऐसा विषय है जो ढाबों पर भी जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं, ट्रेन में चर्चा होती है, कई बार बस में बैठे बैठे लोग टाइम पास करते हैं। लेकिन इतिहास की सही समझ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इतिहास को किसी ने सही नहीं पढ़ा तो वो गलत ट्रैक पर जा सकता है, हमारा समाज भी गलत ट्रैक पर जा सकता है, हमारे जो समाज की जो भ्रांतियाँ हैं वो ज़्यादा पैदा हो सकती हैं। इसलिए इतिहास के बारे में हमारी अच्छी समझ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जो कर रहे हैं कल वो इतिहास होगा और आने वाला भविष्य जो है हमारे आज पर टिका हुआ है। इसलिए येचकार एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच में एक संवाद है, इसलिए ये संवाद कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए इतिहास अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ है। चलिए, ये कुछ चंद बातें इतिहास के बारे में हुई, लेकिन आज हम बात करेंगे बलबन के बारे में। नीति को कठोरता के साथ लागू करना और उसको अंजाम तक पहुंचाना उसका एक हिस्सा होता था उसके विचारों का। इसलिए उसने लौह और रक्त की नीति का पालन किया, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था और बचपन में हालांकि वो गुलाम ही था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो उसकी प्रतिभा निखर कर सामने आई। बलबन 1266 ईस्वी में भारतीय सुल्तान बना और 1286 ईस्वी तक भारतीय सुल्तान रहा, यानी 20 साल वो भारतीय सुल्तान रहा। अभी दिल्ली सल्तनत को स्थापित हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता था, उससे पहले कुछ ही सुल्तान हुए थे। बलबन को लगता था कि दिल्ली सल्तनत को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि राजतत्व सिद्धांत पर बल दिया जाए, यानी किंगशिप थ्योरी को इस तरीके से अपनाया जाए जिससे कि दिल्ली सल्तनत इस तरह से मजबूत हो जाए कि उसमें कोई हिला ना सके। उस समय मंगोलों का हमें से डर बना रहता था, मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, चंगेज़ खां का उस समय साया था। चंगेज़ खां इस तरीके का था कि उसका जो है चारों तरफ डर का साया हुआ करता था। बलबन ने किंगशिप थ्योरी के अंतर्गत सबसे पहले अपने पद का देवीकरण किया, यानी उन्होंने निभाते खुदाई की उपाधि को धारण किया। उसका मतलब था कि वह खुदा की परछाया है, यानी कि उसको खुदा का प्रतिनिधि माना गया, यानी उसके पद को अब कोई चुनौती नहीं दे सकता था, क्योंकि उसका पद जो है खुदा की निगरानी में रखा गया है। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया कि राज दरबार को इस तरीके से संगठित किया कि कोई सुल्तान के पद को चुनौती ना दे सके। जैसे कि उन्होंने दरबार को दोबारा से संगठित किया। दरबार में राजा के पद को सबसे ऊंचा रखा गया, उसके लिए सिंहासन बनवाया गया, राजा के तक पहुंचने के लिए कई सारी सीढ़ियाँ बनवाई गई। सुल्तान तक पहुंचने के लिए बीच में जो है राज दरबार में जो है प्रहरी खड़े रहते थे और वो भाला लेकर खड़े रहते थे। इसके अलावा राजा के अंगरक्षक नंगी तलवारें लेकर खड़े रहते थे। इसके अलावा दरबार में कोई हंस नहीं सकता था। सुल्तान बहुत गंभीर मुद्रा में दरबार चलाता था। जो फिर बलबन ने इनको अपनाकर सुल्तान के पद को सुशोभित किया और अधिक जो है वो मजबूत बनाया। यानी ये माना गया है कि सुल्तान जो है वो आम लोगों में से नहीं है, सुल्तान जो है बहुत ऊंचा होता है, आम लोगों के वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। उन्होंने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अफरस्याब वंश का घोषित करवाया। अफरस्याब जो है ईरान का एक बहुत ऊंचा वंश होता था जिसकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा थी, इसलिए वो एक साधारण वंश से संबंध नहीं रख सकता था। यद्यपि वो एक गुलाम था, उसके बावजूद उन्होंने अपना आप को उच्च वंश का घोषित करवाया। ऐसा भारत के इतिहास में कई बार हुआ है। बलबन ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए तुर्क चहलगानी को समाप्त करवाया। तुर्क चहलगानी क्या थी? तुर्क चहलगानी का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था, जो कि 40 दासों का एक समूह था जो कि सुल्तानी मदद करने के लिए बनाया गया था। यानी दासों को ज़्यादा विश्वासपरक मानता था इल्तुतमिश। बलबन ने उनकी शक्ति को तोड़ दिया, क्योंकि बलबन को लगा कि इनका ज़्यादा प्रभाव बढ़ता जा रहा है और ये जो है सुल्तानी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है खतरा पैदा कर सकते हैं। तुर्क चहलगानी का तोड़ना अपना आप में इस बात का सबूत था कि बलबन जो है अपनी शक्ति को ज़्यादा मजबूत करना चाहता था। बलबन को ये पता था कि अगर उसको आंतरिक रूप से मजबूत होना है और बाहरी शक्ति का मुकाबला करना है, खासतौर से मंगोल जैसी शक्ति का मुकाबला करना है, तो उसको सेना को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सेना के विभाग बनाया जिसको दीवानार्च कहते हैं। बलबन जो है इसके साथ साथ जो है विद्वानों का बहुत बड़ा संरक्षक था। उसके दरबार में अमीर खुसरो जैसे विद्वान रहते थे और उन्होंने जो है सूफी संतों को बहुत ज़्यादा वो दान भी देते थे। अब आते हैं बलबन की लौह और रक्त की नीति पर। आपको पता होगा कि बलबन ने इस नीति को बहुत ही कठोरता के साथ अपनाया था और इस नीति का मतलब ये था कि दुश्मन को क्रूरता के साथ दमन करना, इसमें तलवार और खून बहाना, ताकि दुश्मन दोबारा से खड़ा ही ना हो सके। इस नीति को अपनाकर उसने सफलता हासिल की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह नीति इतनी कठोर हुआ करती थी कि दुश्मन को दोबारा उभरने का मौका ही नहीं देती थी।
इस नीति को उन्होंने मेवातियों के खिलाफ यूज किया। दूसरा, उन्होंने कटोहर के राजपूतों के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने और भी जो छिटपुट जो उसके जो विद्रोह करते थे उनके खिलाफ यूज किया। लौह और रथ की नीति का मतलब सिर्फ जो है दुश्मन को मारना ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक डर और भय का माहौल पैदा किया जाता है ताकि वो दोबारा विद्रोह करने की हिम्मत पैदा ना कर सके। 1285 ईस्वी में बलबन और मंगोलों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें उसका पुत्र मोहम्मद खान मारा गया। इस युद्ध में बलबन को बहुत गहरी क्षति पहुंची, क्योंकि उसका सबसे प्रिय पुत्र इसमें मारा गया था। और ये कहा जाता है कि बलबन को अपने पुत्र की बार बार याद आती थी। उसके बाद बलबन जो है उसकी सेहत भी खराब रहने लगी। और ये भी कहा जाता है कि जब वो दरबार लगाता था तो उसके पुत्र जब उसको याद आती थी तो वो पिछले कमरे में जाकर वो बहुत ज़्यादा रोता था। और रोने के बाद जब वो बहुत शांत हो जाता था तब दोबारा दरबार लगाता था, ताकि लोगों को ये ना पता चल सके कि सुल्तान भी रोता है। और वो उसी कठोरता के साथ फिर दरबार चलाता था। तो बलबन जो है सुल्तान की किसी भी कमजोरी को जनता के सामने नहीं लाना चाहता था। इस तरीके से बलबन का शासन जो था वो बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ गुजरा। उसकी खास बात ये थी, जितना राज्य उन्होंने जीता था उससे थोड़ा बड़ा करके ही छोड़ा। और इसके बाद जो है 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन का मकबरा दिल्ली में महरौली में स्थित है। मैं भी गया था वहाँ उसको देखने के लिए, लेकिन अब काफ़ी क्षतिग्रस्त स्थिति में है। उसको दोबारा पुनरुद्धार उसका करना चाहिए। वह पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसमें मेहराबों का अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया था। और इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला उसका बहुत ही स्पष्ट उदाहरण हम मान सकते हैं। तो इस तरह से बलबन जो है भारत इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सुल्तान के बारे में आज हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।